हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वांटेड 2.0 में आपका बहुत स्वागत है। मैं अनुराग पारिक। आई हैव बीन टीचिंग केमिस्ट्री फॉर लास्ट 20 years फॉर स्पेशली फॉर नीट एंड एम्स एंड अदर प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब आपके लिए नीट के लिए मैं अब आपको इस सीरीज में एक बहुत शानदार कंटेंट देने वाला हूं, जिससे कि आपका नीट का जो सफर है बहुत आसान हो जाएगा। बस आपको किस तरह से काम करना है यही देखना है। आपको डेली जो वीडियो डाले जाएंगे, एक वीडियो डेली डाला जाएगा केमिस्ट्री में, एक फिजिक्स में और एक बायोलॉजी में। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उस वीडियो में चीजें जो है, सबसे पहले वीडियो को अच्छे से देखना है, फिर उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको वापस से ट्राई करना है, ठीक है। और जब रात को वापस सोएं तो उन पे जितने भी क्वेश्चंस हमने वीडियो में ट्राई किए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस ही ट्राई करेंगे हम जो नीट में आने वाले क्वेश्चंस हैं या नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और ये एक इस तरह का कंटेंट मैंने डिजाइन किया आपके लिए कि उसमें मुझे लगता है कि सब कुछ उसमें आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको इसके ऊपर फोकस करने के साथ साथ जो इसके साथ जो हम क्वेश्चंस डालेंगे या जो आपके पास मोस्ट वांटेड बुक होगी उसमें दिए हुए क्वेश्चंस भी उसी दिन ट्राई करने हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो से पहले हम बिल्कुल रेडी हो जाएं कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हमें सब कुछ आ गया है। और बस इतना आपको आ गया है तो ये मैं एश्योर करता हूं कि आपके 600 प्लस आने के चांस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो बाकी तो सब गॉड है, वो आपकी हेल्प करेगा। प्लस आप अपनी मेहनत करते रहिए और बस गॉड का नाम लेते रहिए। जिस भी गॉड को मानते हैं सभी एक ही होता है, ठीक है। तो उसका आप नाम लेके काम करिए। तो मोस्ट वांटेड 2.0 में आपको बस इसी तरह से रेगुलर वीडियो देखना है और रेगुलर रिवीजन करना है। और वीकेंड पर अपने को जितने भी एक वीक में वीडियोज हुए हैं उन सबको वापस से रिवाइज करना है। ये आप 45 डेज तक कर लीजिए तो मेरी गारंटी है कि आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो बच्चे, आज हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट वांटेड सीरीज 2.0 का फर्स्ट डे, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है मोल कॉन्सेप्ट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। हम दो ही टॉपिक लेके आए हैं। देखिए, फर्स्ट कैटेगरी में हमने 4 चैप्टर सेलेक्ट किए हैं, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर रिडॉक्स का पार्ट है एंड उसमें बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस आ जाएंगी, वो सब आ गया। उसके बाद इक्विवेलेंट मास आएगा और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आएगा और कंसंट्रेशनल टर्म्स आएंगी और सॉल्यूशन की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी। तो इस तरह से 4 चैप्टर मिलाकर ये पूरा मैंने 3 या 4 वीडियोस बनाए हैं आपके लिए। बस इनमें जो कंटेंट डाला है उसको आपको पूरा फोकस करना है। तो देखते रहिए बच्चों। हम जब स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले तो मोल कॉन्सेप्ट एंड ऑक्सीडेशन नंबर, आज का हमारा टॉपिक यही है, ओके। तो मोल कॉन्सेप्ट में देखिए, स्टार्ट जस्ट प्रॉपर वे में करना है कि मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या फॉर्मूलाज यूज आएंगे। तो आप देखिए, नंबर ऑफ मोल्स प्राइम थिंग है, मोल कैलकुलेट करना। मोल क्या चीज है सभी बच्चे जानते हैं। तो ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो क्या कंटेन करता है, 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। इफ मॉलिक्यूल्स के मोल है, एटम्स के मोल है तो उतने एटम कंटेन करेगा। और उसका जो गैस होगी अगर ये, तो उसका एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। और उसका अगर 1 मोल का मास की बात करेंगे तो 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को अपन बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे बेटा अपने को मोल्स कैलकुलेट करने होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जो भी मास दे रखा है उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। अब आप बोलिए एटम होता तो एटम का मास अपॉन एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते। अगर गैस है उसका वॉल्यूम एनटीपी पे गिवन है, मान लो ऐसे दिया हुआ 50 लीटर गैस है एनटीपी पे, तो 50 लीटर को अपन 22.4 से डिवाइड करेंगे तो वी कैन गेट नंबर ऑफ मोल्स एज इट इज। इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे तो आप क्या करेंगे, Na से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम Na से, Na मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है, जिसकी वैल्यू हर बच्चा जानता है 6.023 10⁻23। ये इतने नंबर होते हैं 1 मोल में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने Na से डिवाइड किया तो हम इजीली मोल गेट कर सकते हैं। अब देखिए, मोल गेट करना क्या है, चाहे स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन आएगा, चाहे नंबर ऑफ एटम पूछेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा, कुछ भी पूछे बेटा हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने ही होंगे, ठीक है। तो एक सेंट्रल पार्ट है, यूं मान लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद वी कैन गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिकॉज मोल को आप Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वी कैन गेट द वॉल्यूम ऑफ गैस by multiplying it by 22.4. we can get the given mass. सपोज गिवन नहीं है तो मास कैलकुलेट करना है तो वो भी हम क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये प्राइम फॉर्मूलाज हैं जो मोल कॉन्सेप्ट में काम में आने वाले हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं उससे पहले आप देखिए, एक चीज और बता देता हूं मैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बजाय अगर क्वेश्चन ये आया कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, तो एटम्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स।
जो कैसे आएगा, जो प्रीवियस फॉर्मूलाज दिए थे उनसे आएगा। ये मोल आपने गेट कर लिए। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मोल्स बाय Na। तो ये देखिए ये किसका नंबर आ गया बच्चे, ये मॉलिक्यूल्स का नंबर आ गया, और मॉलिक्यूल्स के नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी वर्ड्स जानते हो आप क्या है, एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। किसी भी गैस के या किसी भी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो एटॉमिसिटी से। अब सुनिए चेंज करना होगा, अगला क्वेश्चन आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करिए, लेकिन हमने तो एटम का पढ़ा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो ये तो कॉमन रहेगा, मोल इनटू Na, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो चाहिए आपको। मान लो 10 मॉलिक्यूल्स हैं और उसने पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 10 मॉलिक्यूल्स, तो एक मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे हमने एक मोल में जितने एटम्स थे उनसे मल्टीप्लाई किया था, अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक मोल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो भी नीट में आए हुए हैं या जो आ सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस मैं आपको सारे अभी डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो इस कैटेगरी में मैंने पहला क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया है जो नीट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, मैं एक क्वेश्चन बताकर 2-3 क्वेश्चंस के बारे में आपको पूरा बताऊंगा। देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। इस क्वेश्चन में चेंज क्या आ सकता है, द नंबर ऑफ मैक्सिमम एटम्स पूछ सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पूछ सकता है। तो जो हमने प्रीवियस नॉलेज लिया है उसी की बेस पे सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। लुक एट बोर्ड। तो पहला ऑप्शन है 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एनटीपी। तो देखो बच्चे, मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे, मोल्स को फिर Na से मल्टीप्लाई करने पर मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो देखिए मॉलिक्यूल और मोल सेम ही बात होगी, अगर Na हटा दे तो अगर मोर द नंबर ऑफ मोल्स मोर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आपको मॉलिक्यूल्स का मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए सिर्फ ये फाइंड करना है कि मोल्स का नंबर किस में मैक्सिमम होगा। तो आप देखो बच्चे, पहला ऑप्शन है 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एनटीपी। देखो 11.2 लीटर, वॉल्यूम गिवन है लीटर में एनटीपी पे, तो डिवाइडेड बाय 22.4, तो इसका आंसर कितना आ गया, देखिए 0.5 मोल आ गया, हाफ मोल आ गया इसमें। नेक्स्ट देखिए 5.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तीनों फॉर्मूला जो मैंने फर्स्ट पेज पे लिखाए थे कि अगर मास गिवन होगा तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम गिवन होगा तो 22.4 से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे, Na से। उसी तरह काम कर रहे हैं। ये 5.6, तो 5.6 को हम किससे डिवाइड करेंगे, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस, अब ये भी एक क्वेश्चन होता है, कुछ बच्चे 14 से डिवाइड कर देते हैं, जबकि नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होगा हमेशा, N2। जब भी लिखा था नाइट्रोजन या नाइट्रोजन गैस तो आपको N2 लेना है हमेशा, ओके। तो यहां N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 28। तो 5.6 को 28 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 0.2। तो ये 0.2 मोल है। तो अभी तो फर्स्ट ऑप्शन चल रहा है, आप नीचे वाले ऑप्शन में अगर कम आए तो फर्स्ट को ध्यान रखिए, 0.5 मोल हाईएस्ट आए थे। ये देखिए ये नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं नाइट्रोजन के। अब सुनिए बात को, एटम्स का नंबर दे रखा है, तो पहले आप याद करिए एटम्स के नंबर के हिसाब से एटम्स के मोल आएंगे। तो इसको जब Na से डिवाइड करेंगे तो क्या फर्क है, 10⁻22, नीचे आएगा 10⁻23, तो ये कितना आएगा 1/10। 1/10 एटम्स आए हैं किसके, नाइट्रोजन के। लेकिन हमें तो मॉलिक्यूल्स का नंबर पूछा है, तो मॉलिक्यूल्स का नंबर एक N2 में कितने एटम्स होते हैं, 2। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे, बोलिए। एटम्स का नंबर जितना आया है उसे 2 से डिवाइड करने पर किसका नंबर आएगा, मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं। तो फिर क्या होगा, एटम का नंबर जब दे रखा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ करने पड़ेंगे ना एटम्स को, तभी तो मॉलिक्यूल्स का नंबर आएगा। तो 1/20, तो 1/20 भी 0.5 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो छोड़िए। लास्ट सेम फॉर ऑल, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें अपन आंसर में टिक कर देंगे, ये फर्स्ट ऑप्शन। बहुत केयरफुली नीट में क्या करना होता है, क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व करने होते हैं टाइमिंग के साथ, और उनको जैसे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर लिए, अब उनको प्रॉपरली आंसर की में भर दीजिए 20 क्वेश्चंस को, फिर बाद में 20 फिर करिए, फिर आंसर की में, ताकि लास्ट में कोई प्रेशर नहीं है। कई बार क्या होता है, हम सारे क्वेश्चंस करते करते इतना टाइम हो जाता है कि लास्ट में 10 मिनट बचते हैं खाली। तो 10 मिनट में आप 180 क्वेश्चंस आपको अगर फिल करने हैं
तो उसमें फिर आपकी थोड़ी हार्ट बीट बढ़ जाती है और उसमें मिस्टेक के चांस बढ़ जाते हैं। तो जितने क्वेश्चंस होते जाएं, एक स्लॉट बना लीजिए 20 का, 15 का। 20 क्वेश्चन हो गए, उनको आराम से फिल किया, फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन किए, उनमें से जितने किए उतने फिल कर दीजिए, बाकी क्रॉस करके छोड़ दीजिए, नेक्स्ट राउंड में करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अगेन नाइट्रोजन लिखा है, इसका मतलब नाइट्रोजन गैस ही होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है बच्चे आपके, कोई बात नहीं, देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछा है उसने, तो वही तरीका है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मोल, देन मल्टीप्लाई बाय Na, एंड देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर या एक मॉलिक्यूल में, जितने मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में, एटम होता तो एटम में। तो यहां पर नाइट्रोजन लिखा है, इट मींस क्या होगा, नाइट्रोजन तो क्या है, मॉलिक्यूल है, तो N2 लेंगे। तो यहां पर मोल कैसे फाइंड करें, 4.2 ग्राम गिवन है ना, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 28, उससे डिवाइड किया हमने। उसके बाद मॉलिक्यूल करने के लिए क्या करा, Na से, तो क्योंकि 1 मोल में Na होता है तो इतने मोल है तो इंटू Na हो गया, ये मॉलिक्यूल्स का नंबर तो आ गया आपके पास। अब नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल क्या फॉर्मूला होता है, नाइट्रोजन N2। नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N में 7 होते हैं, 7 + 7 14, लेकिन वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही अवेयरनेस रखनी है अपने को। यहां इसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा। नाइट्रोजन में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो फर्स्ट शेल में कितने आते हैं 2, और सेकंड शेल में कितने आते हैं 5। सो दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो एक नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, उसे हमें कितने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना हो जाएगा 10। तो अब इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 10 से। अब आप चेक कर लीजिए, ये 4.2, तो आप इसको 10 नीचे ले आएंगे तो 10 तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा बच्चे 14, 3/2, तो ये कितना आ गया आंसर 1.5 Na। और हम आराम से चेक करेंगे, उसमें जहां भी आंसर मिलेगा उसको हम टिक कर देंगे और आंसर को आंसर की के लिए अपन रेडी रख लेंगे 2। सिंपल वे में जितना कूल होके काम करेंगे उतना ही नीट में सेलेक्ट होने के चांस ज्यादा रहेंगे। आप अगर पैनिक करेंगे बच्चे तो फिर एग्जाम देने मत जाइए, बहुत खराब बात बोल रहा हूं मैं आपको। लेकिन अगर आप पैनिक करते हैं, कई बच्चे कहते रहते हैं कि हमें घबराहट होती है, ये उन्होंने एक बनाया हुआ होता है। तो जब घबराहट होती है तो आप उसको ओवरकम करिए। ये जो पूरे प्रैक्टिस में हम क्या कर रहे हैं, जितने टेस्ट देके, मॉक टेस्ट दे के हम अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं ना, तो हम उस एग्जामिनेशन स्ट्रेस को कम कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप क्लासरूम को और जो आपकी प्रैक्टिस सेशन होता है, मॉक टेस्ट वाला सेशन होता है या क्वेश्चंस और करने का सेशन होता है, सबको एग्जाम डेकोरम के अकॉर्डिंग मेंटेन रखिए। आप ये मानिए फाइनल नीट एग्जाम में जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप, हमारी साइट पे जब भी प्रेप ऑनलाइन पे आप जहां पे जाके वहां टेस्ट देंगे या कहीं पे भी टेस्ट देंगे या कोई बुक से आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात ये रखिए कि हमेशा वही डेकोरम होना चाहिए। ये मानिए फिक्स टाइम है, वही हमारा OMR सीट है, वैसा का वैसा पेपर है, बिल्कुल उसी लेवल से काम करना है, तब तो बच्चे सेलेक्ट होंगे। नहीं तो फिर क्या होता है, अभी हम कैजुअल ले रहे होते हैं, एग्जाम में जाते ही हमारा एकदम सिंसियरिटी लेवल 100% चाहिए होता है वहां, तो उसमें हम फेल हो जाते हैं। तो इसको मेंटेन रखते हुए आपको काम करना है। मेरा ऑब्जेक्ट है जितने बच्चे देख रहे हैं सब सेलेक्ट हो जाएं, ताकि ऑनलाइन टीचिंग के अंदर और ऑफलाइन टीचिंग में जो लोगों को लगता है ना कि इनमें वेरिएशन है, इनमें फर्क है, वो फर्क खत्म हो जाए। क्योंकि आपको इस वीडियो से ऐसा लगेगा जैसे आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोरॉन हैज 2 आइसोटॉप्स। एक क्वेश्चन होता था कि आइसोटॉप्स होते हैं, तो एटॉमिक मास का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एटॉमिक मास गिवन है 10.8। ये एक्चुअली एटॉमिक मास नहीं होता है, इट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि जितने आइसोटॉप्स होते हैं उनके आइसोटॉपिक मासेस का क्या होता है, एवरेज होता है, रिलेटिव एवरेज होता है, जो उनकी परसेंटेज रिलेटिव अबेंडेंस पे डिपेंड करता है। तो देखिए, द मास परसेंटेज ऑफ बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11 आर। अब उल्टा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में देखा है कि क्लोरीन की 35 और क्लोरीन 37 दोनों की परसेंटेज गिवन होती है और एटॉमिक मास क्या होता है पूछ रहा होता है। तो इसमें मैं आपको बताऊं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास में क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, M1N1 प्लस M2N2 एंड प्लस सो ऑन, ऐसे।
और नीचे आएगा N1 प्लस N2 प्लस ऐसे, राइट। यहां पर M क्या चीज है, ये आइसोटॉप का मास है, तो इट इज कॉल्ड आइसोटॉपिक मास, राइट। और N क्या चीज है बच्चे, ये परसेंटेज, और कई क्वेश्चन में परसेंटेज होती है, कई में रेशियो भी हो सकता है, रेशियो ऑफ आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स का रेशियो और आइसोटॉपिक मास है, नो प्रॉब्लम। तो जब मासेस और परसेंटेज गिवन होती है तब तो इससे अपन एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपोजिट है, इसमें क्या करा गया, एटॉमिक मास गिवन, नो प्रॉब्लम। ये एटॉमिक मास गिवन है तो हम यहां लिख देंगे 10.8, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। इक्वल्स टू बोरॉन 10 और बोरॉन 11। तो जो दो आइसोटॉप दे रखे हैं उनके मासेस यहां लिखे हुए हैं, ये 10 और ये क्या चीज है 11, ये इनके आइसोटॉपिक मास है। तो 10 वाला ये बोल रहा है परसेंटेज, तो एक तो ये तरीका होता है कि इनको आप हिट एंड ट्रायल से पुट कर करके देखें, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा आसान तरीका है कि 10 वाले की परसेंटेज मान लिया हमने कितनी है, x है, और 11 वाले की परसेंटेज फिर कितनी हो जाएगी, बस यही तो क्लू कर रहे हैं, 100 माइनस एक्स। दो आइसोटॉप्स है, अगर एक की परसेंटेज 40 है तो दूसरे की कंपल्सरीली कितनी होगी 60। जैसे यहां भी देखिए 80 20 90 10, इनसे भी हिट मिल रहा होगा। तो परसेंटेज का सम हमेशा कितना होता है, 100 होता है। तो परसेंटेज का सम जब 100 होता है तो नीचे तो आपको पक्का है कि परसेंटेज का सम N1 प्लस N2 हमेशा 100 ही होगा। तो दो जब आइसोटॉप है तो एक का x आ गया तो दूसरे का कितना हो गया 100 माइनस एक्स। इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस 1100 माइनस 11x, और ये किसके इक्वल हो गया बच्चे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1080। अब इसको इस साइड लाएंगे तो 20 आएगा, इसको इस साइड लाए तो x आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो इससे x की वैल्यू 20 आ गई, मतलब जो बोरॉन 10 की जो परसेंटेज थी वो कितनी आ गई 20। तो एक जब 20 आ गई तो बोरॉन 11 की कितनी हो जाएगी 80, और हमारे पास आंसर आ गया 2080। तो इस क्वेश्चन पर बेस्ड दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो एटॉमिक मास गिवन होकर परसेंटेज रिक्वायर्ड होगी, या परसेंटेज गिवन होगी तो एटॉमिक मास। तो यही फॉर्मूला काम आने वाला है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस एक दो बार आए हुए हैं, तो इसको अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An organic compound contains 7% nitrogen by mass. The molecular mass of the organic compound may be. ये परसेंटेज मास है। एक आपने एनसीईआरटी का जो पहला टॉपिक था जिसपे लिखा हुआ था परसेंटेज कंपोजिशन, राइट, इस पे 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए नीट में, ठीक है। तो आप देखिए परसेंटेज कंपोजिशन लिखा हुआ है जहां पे, तो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आपको मैं डायरेक्ट पहले फॉर्मूला बताता हूं। किसी भी एलिमेंट की मास परसेंट निकालनी होती है, तो मास परसेंट कैसे निकलती है बच्चों, परसेंट निकालना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम की या किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है आपको, तो नीचे कौन सा मास आएगा, टोटल मास आएगा, और मॉलिक्यूल के मास को या कोई भी मोलर मास होता है तो उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। ये नीचे मॉलिक्यूलर मास आ गया। ऊपर कौन सा मास आएगा, जिस एटम की परसेंटेज निकालनी है उसका एटॉमिक मास, और मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे अब, एटॉमिसिटी। ये फॉर्मूला बन गया बच्चे अपने लिए, इसको दिमाग में फीड रख लीजिए। जब भी किसी की परसेंट, जैसे नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है मान लो यूरिया में, तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, तो दो नाइट्रोजन है हमारे पास, तो N2 हमने क्या कर दिया 2, एटॉमिसिटी हो गई 2। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। और अब हम किससे डिवाइड करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, यूरिया का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 60 होता है उससे, और N2 क्या कर देते हैं 100, तो वी कैन गेट मास परसेंट। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपोजिट है साइड, देखिए 7% नाइट्रोजन बाय मास, यानी ये परसेंटेज दे रखे 7, तो यहां तो लिख दिया 7, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो यही लिख दिया 7। और हमें पूछा क्या इस बार उसने, द मॉलिक्यूलर मास, ये पूछा है, तो या तो ऐसा करिए यही लिख दीजिए, या इस मॉलिक्यूलर मास को यहां लाके मास परसेंट को नीचे ले आइए, कोई बात नहीं बाद में ले आएंगे। तो ये क्या हो गया बच्चे, मॉलिक्यूलर मास, यहां लिख दिया हमने। अब आएगा एटॉमिक मास, कितना होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, एवरीबॉडी नोज, और N2 ये 100 भी पता है। सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहां पर क्या नहीं गिवन है, एटॉमिसिटी नहीं गिवन है। ये क्वेश्चन देखो आप थोड़ा सरप्राइज कर रहे होंगे, मैंने थोड़ा चेंज किया है। जितनी बार भी नीट में या एम्स में, 2 बार आया, एक बार नीट में आया, एक एम्स में आया, तो उसमें क्या आया था, उन्होंने हमेशा लिस्ट मॉलिक्यूलर मास पूछा था। तो लिस्ट मॉलिक्यूलर मास आता है तो बच्चा यहां पर वैल्यू क्या पुट कर देता है 1, तो 1 पुट करना तो आसान है, और 1 पुट करके आंसर निकाल सकते हैं।
लेकिन या फिर एटॉमिसिटी गिवन होती है, लेकिन इसमें ना तो एटॉमिसिटी गिवन है ना उसने लीस्ट मॉलिक्यूलर मास पूछा है। इसका मतलब दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन डिपेंडेंट। अब इसमें ऐसा एक ही आंसर होगा जो इससे मैच कर रहा होगा। तो मैं ये मुझे पता नहीं है तो मैंने क्या लिया, लिस्ट वाले के लिए तो प्रिपेयर रही है। यहां अगर लिखा होता है लिस्ट मॉलिक्यूलर मास तब तो अपन क्या लिखेंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो लीस्ट मॉलिक्यूलर मास जब भी पूछे तो आप हमेशा क्या करेंगे, एटॉमिसिटी कितना लेंगे, हमेशा 1 लेंगे। और एटॉमिसिटी 1 लेकर पुट करने पर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आप देखिए प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ एक सेलेनियम का क्वेश्चन था जिसमें 0.5% दिया हुआ था, और ऐसे एम्स का देखोगे आप एक क्वेश्चन वो था। तो यहां देखिए ये आ गया। तो अब आपके पास 2 अननोन चीज हो गई बच्चे, कोई बात नहीं, हैंडल करते हैं। ये 7 यहां ले आइए, मॉलिक्यूलर मास यहां ले आइए, तो मॉलिक्यूलर मास क्या आना चाहिए, ये 7 यहां है तो 14 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया बच्चे 200 इंटू एक्स। अब हमें पता लग गया 200x, तो अब आप मैच करिए ना, 200 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स एटॉमिसिटी है, तो इट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू सो ऑन, तो ऐसे 1 पुट करेंगे तो 200 आएगा, तो 200 हमारे पास आंसर है इसमें। चलिए फिर भी हम देखते हैं कहीं गलती तो नहीं है। 2 लिखा आता एन एक्स की वैल्यू तो 400 आता, 600 आता, तो 200 400 600 ऐसा कोई भी एक ऑप्शन दिया होगा तो उसको हमें टिक कर देना है। तो हमने यहां क्या कर दिया, टिक कर दिया। यहां पर अगर 200 नहीं होता 400 होता एक ही ऑप्शन तो उसको भी टिक करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास वही हो सकता है, क्योंकि x मस्ट बी 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमेशा इंटीजर में होगा। ये तो बात अच्छे जानते हैं ना आप, एटॉमिसिटी इज ऑलवेज इन इंटीजर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि एटॉमिसिटी पूछी थी, एक आता है उसका हीमोग्लोबिन का क्वेश्चन आता है, आप वर्कशीट में सॉल्व कर लीजिए। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, परसेंटेज वगैरह सब दिया होता है, और उसने एटॉमिसिटी पूछी होती है आयरन की, तो आयरन के कितने एटम एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए बाकी सब गिवन होगा, उससे कर लेंगे। तो ये भी एक टॉपिक याद रखिए, मैं एक एक टॉपिक को कवर कर रहा हूं जिससे कि सारे जो क्वेश्चन हैं वो सब हमारे नोट्स में से आए, ठीक है, जिससे कि हम तुरंत इतना पढ़कर, अब लास्ट टाइम में आपकी गलतियां हो चुकी है, पीछे आप टाइम वेस्ट कर चुके हैं, तो उन सबको करके खराब टाइम को सबको हटाकर अब हम बहुत नए ढंग से एकदम डे 1 से आप नए बच्चे बन के काम करेंगे। और प्लीज फॉलो करिए, देखिए आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक क्वेश्चन है, वो लिया मैंने, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी 2 से 3 बार आया हुआ है। AIPMT के एग्जाम में भी 2008 में ऐसा क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली नंबर वो नहीं है लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन था वो भी। कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.67% है, और ऑक्सीजन 53.5% है, सॉरी 53.33% है। इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है, ठीक है, ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है। बाय द वे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता तो ये भी आसान था। इंपेरिकल फॉर्मूला को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, n से, और ये n क्या होता है, बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास गिवन होना होगा, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला तो आप निकाल लेंगे तो उसके मास से डिवाइड करेंगे तब ये आएगा। ये तो तब काम आएगा जब, तो इसको भी याद रखिए कि कुछ क्वेश्चंस एक बार 2002 में आया था AIPMT एग्जाम में कि इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा था, तो एग्जैक्टली इंपेरिकल फॉर्मूला ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था उसी ईयर। तो बाकी कंप्लीट मल्टीपल में होता है, तो 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो भी ऑप्शन टिक करना है सेलेक्ट करके टिक कर देंगे। तो यहां देखिए ये क्वेश्चन जब आता है तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और कौन कौन है, ऑक्सीजन। अब हम स्कूल की तरह तो करना नहीं, कोई पूरी टेबल बनाएंगे पूरा काम करेंगे, अब तो आपको बहुत कम टाइम होता है। तो कार्बन 40% है, ये 40 ग्राम मान लिया, ये 6.67 ग्राम मान लिया, और ये कितना है, ये ग्राम भी यही मान लेंगे अपन। और इनको मोल निकालने के लिए, क्योंकि बच्चा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स होता है, जो लीस्ट रेशियो होता है, मतलब जो मिनिमम पॉसिबल रेशियो होता है, ठीक है ना, सिंपलेस्ट रेशियो जिसे बोलते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहां ऐसे, और इसका लाइन ड्रॉ कर लीजिए ताकि मैच नहीं करे आपस में। इसको किससे कर देंगे, 16 से, तो ये बच्चे आता है 3.33, ये तो यही आएगा, और ये भी कितना आता है 3.33। तो आप देखिए 3.33 ये किस रेशियो में है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होता है, जो भी नंबर आता है उसे वापस से डिवाइड करते हैं, तो बस कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये 1 to 1 यानी कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो ढूंढ लीजिए कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो पहला ऑप्शन अपना टिक हो गया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चंस भी 1-2 बार आए हुए हैं, कभी कभी आ सकते हैं, तो हमने उस टॉपिक को कवर कर लिया। अब ये आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला आपके पास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता तो इसका मास हो गया 12 + 2 + 16 30। मॉलिक्यूलर मास मान लो गिवन है 60 या
30 के मल्टीपल में दिया होगा, 60 गिवन होता है, वैल्यू 2 आती है, 2 से मल्टीप्लाई करके उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको तो ये जो मैं करा रहा हूं इसी वे में आप काम करते रहिए, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखिए, टॉपिक बदलते हैं। तो पहले कुछ टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमें आ गए हैं कि इस तरह से बनते हैं। अब देखिए बच्चे, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री, इसके क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। इसमें 3 या 4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं बस आपको, उन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा या वैसा ही क्वेश्चन आएगा। नंबर तो वो पॉसिबल नहीं होगा मैच कराना मेरा, लेकिन मैं टाइप बता दूंगा आपको कि यही क्वेश्चन आने वाला है। जो आपको मैं सिखा रहा हूं इस नॉलेज को आप रिटेन रखिए, दैट्स ऑल, बस इतना ही काम करना है। लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री, इसमें क्या होता है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। किसी भी रिएक्शन को क्या करना होता है, सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है हमें इसमें, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती है। हमें एक केमिकल इक्वेशन दी होगी या हमें लिखनी पड़ेगी, और उसका क्या करना पड़ेगा, हमें उसे बैलेंस करना पड़ेगा। उसे बैलेंस कर दिया हमने जैसे, उसके बाद क्या डिसाइड करना पड़ता है, एक कंपाउंड या एक रिएजेंट की अमाउंट दी होती है, उससे दूसरे रिएजेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना होता है। तो एक का ही गिवन है जब तो नॉर्मली कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन 2 रिएजेंट है, मान लो रिएक्टेंट 2 है, अगर दोनों का अमाउंट गिवन है और वो पूछ रहा है थर्ड प्रोडक्ट का आप अमाउंट बताइए, देन हमें लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू जाना पड़ता है। तो मैं बता दूं ये लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। लिमिटिंग कौन होता है, विच इज यूज्ड कंप्लीटली, यानी कंज्यूम्ड कंप्लीटली, बेसिकली सही वर्ड ये था, ये पूरा का पूरा यूज हो जाए किसी रिएक्शन में। जो रिएजेंट किसी रिएक्शन में कंप्लीट यूज आता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। और ये क्या करता है, इट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ब्रैकेट में अमाउंट लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये किसी भी प्रोडक्ट का अमाउंट ये डिसाइड करेगा कि कोई प्रोडक्ट कितना बनेगा। ये किस बात पर डिपेंड करेगा, कि लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। कि स्टोइकियोमेट्री होती है, इसमें यूनिटरी मेथड यूज करना पड़ता है कि 2 मोल से 5 मोल बन रहे हैं, 1 से इतना बनेगा, इससे इतना, लेकिन किससे करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट से। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का एक सही तरीका मैं सिखाता हूं आपको। जैसे कोई भी ऐसे क्वेश्चन आता है 2a + 3b और यहां क्या लिखा हुआ है 5c, तो इसमें अगर ये 10 मोल है, ये 20 मोल है, ये 0 है, तो आपको कोई पूछेगा कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो बच्चे इसमें कैसे करना होता है, 10 को 2 से डिवाइड करिए, ए को पता करना है तो जितने गिवन मोल्स हैं उसको उसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर लीजिए, कितना आंसर आया 5। बी को कैसे करना होता है, जितने मोल्स गिवन होते हैं उससे 3 से डिवाइड करिए, तो आंसर आ गया 6.66। इनमें जो भी कम आंसर आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, बस इतना ध्यान रखिए। ये शॉर्टेस्ट वे बता दिया मैंने। कोई यूनिटरी मेथड जो स्कूल में करते थे वो करने की जरूरत नहीं है कि इससे इतना होगा फिर बाद में डिसाइड करें, कि जो भी गिवन मोल्स हैं उसको किससे डिवाइड करें, स्टोइकियोमेट्री से। तो ये जो लेस आता है, ये लेस आया, इसका मतलब ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप कहेंगे 10 था तो इसी से डिसाइड कर लेते, नो। अगर बच्चे यहां पर क्या होता, 15 होता मान लो, या 14 होता, तो 10/25 आया, 14 होता तो क्या आता, 14/3 क्या आता, 5 से लेस आता, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट होता। तो यहां अमाउंट का मैं उससे मतलब नहीं है, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करने के बाद जो कम आता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। सीख गए ना बात को, इसी को फॉलो करना, बस इतना सा छोटा सा तरीके से बताया मैंने। अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए, तो विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट का पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर लिमिटिंग रिएजेंट पे आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट NTP ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 98.5 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट। मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, हमेशा ही गिवन होगा। तो देखिए बेरियम कार्बोनेट, तो ये रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कोई भी कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो वो उसका ऑक्साइड बनाता है और साथ में कौन सी गैस रिलीज करता है, CO2 गैस रिलीज होती है उसमें। कोई भी कार्बोनेट को हीट करेंगे, कुछ स्पेशल कार्बोनेट है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, जो CO2 नहीं देते हैं, वो अपन एस ब्लॉक में देखेंगे। बाकी सब के सब CO2 प्रोवाइड करेंगे। तो ये देखिए बच्चे, अब इसका दे रखा 98.5 ग्राम। मैंने क्या बताया था आपको, इस पूरे चैप्टर में आपको सॉल्व क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, मोल्स। चाहे कुछ भी गिवन हो, एटम पूछा तो हमने मोल निकाला, इलेक्ट्रॉन पूछा तो मोल निकाला। अब स्टोइकियोमेट्री आई तो फिर हमें जो अमाउंट मास में गिवन है उससे यूज नहीं करेंगे। तो 98.5, तो सबसे पहले आप इसके मोल्स निकालिए बेरियम कार्बोनेट के, तो ये गिवन है 98.5 और इसका मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है 197। तो यहां देखिए 197, ये कितने मोल्स आ गए, 0.5, हाफ मोल आ गए, 1/2 देखिए।
तो हाफ मोल आपके पास आए हैं, इसके हाफ मोल को हीट करने पर ये क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट एनटीपी। इस CO2 के बारे में बात कर रहा है और इसके बारे में बात कर रहा है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। सबसे पहले तो आप उसको हटाइए जो अनवांटेड है। अब हमारा गेम दो के बीच में रह गया, बेरियम कार्बोनेट और CO2। इस रिएक्शन को देखिए बैलेंस्ड है, अगर यहाँ 2 लगा होता 3 होता तो वो बैलेंसिंग में काम आता है, वैसे होता है। यहाँ तो 1 1 है सब। तो कितना इजी क्वेश्चन है देखिए, इसके 0.5 1 मोल से कितना मोल बन रहा है 1, तो 0.5 से कितना बनेगा, तो ये आंसर ही आ गया। देखिए हमारे पास 0.5 मोल आ गए, तो CO2 के कितने बनेंगे 0.5 मोल। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा है उसने वॉल्यूम के टर्म में पूछा है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोल आ गए तो मोल से तो डाइवर्जन है हमारे पास, हम कहां जा सकते हैं, मास की तरफ भी जा सकते हैं, हम वॉल्यूम की तरफ जा सकते हैं। तो क्या कहेंगे, हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चे, वॉल्यूम एट एनटीपी कितना होगा, मोल को किससे 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 11.2 लीटर। और हमें 1.12 112 ये कंफ्यूज करने के लिए हर तरह के आंसर्स गिवन होंगे, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी 11.1 लीटर। ये तो विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट यूज हो गया, क्योंकि एक ही कंपाउंड की एक ही रिएजेंट का अमाउंट गिवन था, एक का ही पूछा था। तो रिएक्टेंट में अगर 2 या 2 से ज्यादा होंगे और उन सबका अमाउंट दिया होगा तब होगी प्रॉब्लम, अदरवाइज नहीं आएगी कोई प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट देखें। 2A + 3B 5C + D, ये अब क्वेश्चन है, इसको आपको लिमिटिंग रिएजेंट से करना है। अभी मैंने सिखाया है, आप तैयार हो जाइए, आपको बताना है पहले 5 मोल्स ऑफ A and 9 मोल्स ऑफ B react to give X मोल्स ऑफ C। X मतलब कितने मोल C के बने वो पूछा है, तो ये आपके पास स्टोइकियोमेट्री गिवन है। तो आपने इस रिएक्शन को ऐसे लिख लिया 2A + 3B 5C + D। अब A का कितने मोल्स है 5 और इसके कितने मोल्स हैं 9। तो सबसे पहले डिसाइड द लिमिटिंग रिएजेंट। जब 2 अमाउंट दे रखे होते हैं तो हम क्या करेंगे, A और B में विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, सो गिवन अमाउंट को आप उनकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करिए बच्चे। A की स्टोइकियोमेट्री 2 है, B की स्टोइकियोमेट्री 3 है, तो 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आ गया, 5 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 2.5, तो 2.5 लेस अमाउंट है, दैट्स व्हाई डिसाइड हो गया कि A इज लिमिटिंग रिएजेंट। बस आधा क्वेश्चन हो गया हमारा, आधा क्या पूरा ही हो गया। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें आंसर जो निकालना है वो A से निकालना है, तो इनको आप हाइड कर दीजिए। अब हमें सिर्फ किससे मतलब है, A से और C से, क्योंकि A का मोल गिवन है और C के मोल रिक्वायर्ड है। बड़ा सिंपल, देखिए ये 2 मोल्स हैं A के, कितने मोल दे रहे हैं C के 5 मोल दे रहे हैं, बस सिंपल। और 1 से क्या होगा 5/2, और कितने गिवन थे बच्चे 5 थे इसके, तो 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 सॉरी 5, तो 25/2 मतलब कितना हो गया 12.5 मोल्स। ये हमारा आंसर आ गया। तो 12.5 मोल ढूंढिए आप। कभी भी आंसर्स पहले नहीं चेक करने हैं, क्योंकि आंसर देखकर आप कोई भी कंक्लूजन पे जाने वाले नहीं है। इसलिए हमेशा क्या करिए, क्वेश्चन को आप अपने तरीके सॉल्व करिए और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें आएगा, कोई डाउट ही नहीं है हमें नहीं आएगा। ठीक है, उसके बेस पे क्वेश्चंस के आंसर जो भी आएगा उसको आराम से टिक करिए, कोई गलती नहीं होगी। और आप पहले से आंसर देख लेते हैं तो थोड़ा बायस्ड हो जाते हैं कई बार हम, फिर उस आंसर को लाने की कोशिश करते हैं हम कि जो हमारे दिमाग में अच्छा लगता है ना मैं आंसर, तो ये काम कभी नहीं करना है। कूल होकर एग्जाम देना है, यही हमारा सबसे बड़ा मंत्र है, और इसी से हम नीट में सेलेक्ट हो पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर लिमिटिंग रीजन का एक क्वेश्चन है। ये रिएक्शन है, कितना अच्छा एग्जामिनर, देखिए मैं ही हूं अच्छा। देखो यहां तो क्योंकि मैंने रिएक्शन आपके लिए बैलेंस करके दी है, अदरवाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये गलती करनी नहीं है। बैलेंस करी हुई रिएक्शन है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा बच्चे, ध्यान रखना। क्योंकि विदाउट बैलेंसिंग इक्वेशन आप कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन करने की सोचना भी मत। ठीक है, तो यहां बैलेंस करा हुआ है 4NH3 4NO बन गया, 5O2 है 6H2O बन गया, राइट। यहां देखिए अब क्या क्या है, 5 मोल्स ऑफ ईच NH3 एंड O2। इसके भी 5 मोल्स है देखिए बच्चे, और इसके भी कितने हैं 5। इनिशियली इनके कितने कितने मोल्स हैं 0 ये स्टार्ट किया हमने। तो ये बोल रहा है, कुछ क्वेश्चंस बोल रहा है कंप्लीट होने पर
कि कौन कंज्यूम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो हमारा काम क्या है, जब दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चे, यस यस, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। निकालो। तो NH3 के कितने मोल्स हैं, 5, स्टोइकियोमेट्री है 4, और O2 के कितने मोल्स हैं, इसके भी 5, स्टोइकियोमेट्री भी 5, तो ये बच्चे आ गया 1 और ये आ गया 1.25, तो ये लेस है, तो दैट्स व्हाई O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब सारा गेम इसका तो हो गया खत्म, अब O2 का हो गया है। तो O2 लिमिटिंग रिएजेंट है, इसमें O2 कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा इसमें। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ऑल द NH3 विल बी कंज्यूम्ड, गलत आंसर है ना, क्योंकि अगर ये लिखा होता कि ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड तो सही आंसर होता, तो फर्स्ट आंसर रॉन्ग है। ओके, 5 मोल्स ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस्ड, तो अब किससे डिसाइड करेंगे, इससे 5 मोल से कितना मोल बन रहा है, 4, तो यहां भी 5 ही है, तो कितना सुंदर क्वेश्चन है, देखिए 5 से 4 बन रहा है, 5 ही है वहां, तो वही होगा, तो 5 से 4 मोल बनने चाहिए थे, यहां आया है कितना, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर यहां लिखा होता 4 मोल्स ऑफ NO इज फॉर्म्ड तब सही होता। नेक्स्ट है 6 मोल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड, हाँ ये सही हो सकता है, यहां देखिए 5 से 6 है, तो वहां 5 का पूछ रहे हैं, तो यस ये सही हो गया। फिर भी आप क्या करिए, फोर्थ ऑप्शन को चेक कर लीजिए, 5 मोल्स ऑफ H2O विल बी प्रोड्यूस्ड, तो एक 6 मोल है, एक 5 मोल से पॉसिबल नहीं है ना, तो 5 मोल्स अगर लेंगे तो 6 मोल ऑफ H2O विल बी प्रोड्यूस्ड। अब यहां पर ये लिखा हुआ है गैस, इससे आपको कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, यहां जनरली लिक्विड ही होता है, या तो ऑपरेटर ने गलती से लिख दिया है, या फिर अगर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आएगा थर्मोडायनेमिक में, यहाँ वाटर के ब्रैकेट में गैस लिखा होगा तो हम डेल्टा NG में गैस मॉलिक्यूल में काउंट करेंगे, और लिक्विड लोग लिखा होगा तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं ना आप, और मुझे इसका फीडबैक देना जिससे आगे की वीडियोस में मैं उस तरह का काम कर सकूं आपके अकॉर्डिंग कि आपको क्या चाहिए उसमें, ठीक है, कौन से टॉपिक में क्या चीज की कमी है, उन सब का सोल्यूशन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो योर पार्टिसिपेशन इज वेरी एसेंशियल। ओके, टीचर के साथ आप मेहनत करिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। The mass of CO2 obtained by the complete combustion of 11.6 ग्राम of LPG, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। LPG, अब यहां देखिए थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा आपको ज्यादा एस्टिमेट कर लिया, वो मानता है आप सब जानते हैं, तो जानते भी हो आप, सही बात है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, घर में जो अपन डोमेस्टिक गैस को यूज करते हैं उसमें जनरली क्या होता है, मेन कंटेंट होते हैं एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है, तो ये लिखना चाहिए, वैसे लिख दे गए। तो एन ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10, और आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला भी क्या होता है, C4H10, राइट। यहां पे लिखा आएगा बच्चे, मैंने नहीं लिखा है कि ये आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन का पार्ट है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये ब्यूटेन की कंबशन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी बच्चे। ये मैंने रिएक्शन लिख दिया आपके लिए। यहां C4H10, ये O2, ये CO2 और ये वाटर, ठीक है। रिएक्शन लिखने के बाद तुरंत बाद बैलेंस करिए, C4 तो मतलब यहां क्या लगाइए 4, H10 तो यहां क्या लगाइए 5, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस होगा। ऑक्सीजन गिनिए 4 to 8 + 5 13 हो गया, तो यहां O2 है तो 13 लगाने से 26 हो गया, तो 13/2 लिख दीजिए। स्टोइकियोमेट्री फ्रैक्शन में आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि हमें यहां रिएक्शन बैलेंस करके नहीं दिखानी है। बैलेंसिंग रिएक्शन में तो अपन स्टोइकियोमेट्री फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। तो अब किससे मतलब है 11.6 ग्राम, इसका मतलब ब्यूटेन का 11.6 ग्राम गिवन है। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 58, देखिए 48 + 10 58, ये सब गिवन होगा। तो 11.6 को जब अपन ने डिवाइड किया तो ये कितने मोल्स आ गए 0.2 मोल। तो आपके पास ब्यूटेन के जो मोल गिवन है या एलपीजी का अमाउंट गिवन है वो कितना है 0.2 मोल है। अब पूछा क्या है उसने, द मास ऑफ CO2 ऑब्टेन। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में एक में वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एनटीपी पूछा था, इस बार क्या पूछ रहा है मास, नो प्रॉब्लम। तो हम अब हमें मतलब किससे नहीं है, इससे मतलब नहीं है और इससे मतलब नहीं है, इनको हमने ऐड कर दिया। तो 1 मोल ऑफ ब्यूटेन गिव्स 4 मोल। तो यहां सिर्फ ऐसे लिखना है क्योंकि वहां पे कोई टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बाकायदा ये लिखें, तो अपन सीधा लिखेंगे 1 से 4 बनता है तो 0.2 से कितना बनेगा 4 × 0.2, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.8 मोल CO2। और अगर अपन बात कर रहे हैं मास की तो 0.8 को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आंसर इज 35.2 ग्राम, तो हम उसको टिक करते हैं 35.2 ग्राम।
अगर इसमें वॉल्यूम पूछा होता एनटीपी पे तो वी शुड मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मोल्स 0.8 इंटू 22.4। मॉलिक्यूल्स पूछा होता तो Na से मल्टीप्लाई कर देते। बिल्कुल आसान क्वेश्चन लग रहे हैं ना, ये स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ml वाटर, वाटर में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पूछा है। तो देखिए बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के लिए तैयार हो जाइए। आपको क्या चाहिएगा, मोल इनटू Na, और वाटर का मतलब होता है H2O। तो H2O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वन मॉलिक्यूल में, H में 2 और ऑक्सीजन में 8, तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक मॉलिक्यूल में। तो ये कर दिया हमने, तो आंसर तो हमारे पास आ गया कि Na इंटू 10 इंटू मोल। बस जैसे हमें मोल फाइंड करना है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों, 18 ml देखकर हम क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। 18 अपॉन क्या करेंगे, 22,400 ml, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो 22,400 से अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन आप जानते हैं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो वॉल्यूम किसका होना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो गैस का होना चाहिए, तो वह वाटर नहीं हो सकता, फर्स्ट थिंग। चलिए ये भी छोड़िए, नेक्स्ट चीज है कि एनटीपी एसटीपी लिखना बहुत जरूरी होगा, वो भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा 18 ml का मतलब कितना हो गया, 18 ग्राम। डेंसिटी जब 1 ग्राम पर ml होती है तो 18 ml का मतलब होता है 18 ग्राम, समझ गए। तो 18 ग्राम जब दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 18 ग्राम अपॉन 18 मॉलिक्यूलर मास होता है इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू 10। तो देखिए 18 इंटू 18, ये तो 18 अपॉन 18 तो 1 हो गया, तो बस 6.023 इंटू 10⁻²4। तो ये ऑप्शन मिल गया, उसको अपन टिक कर देते हैं। तो वॉल्यूम को 22,400 से डिवाइड नहीं करना था यहां, क्योंकि वॉल्यूम एनटीपी एसटीपी पे नहीं था, प्लस ये गैस भी नहीं था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, उनसे अवेयर रहें। एक क्वेश्चन और लिया है, 8 ग्राम O2 हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज, ये भी एक बार किसी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 8 ग्राम ऑक्सीजन में उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं जितने, तो देखिए मॉलिक्यूल्स इक्वल कब होते हैं, जब मोल्स इक्वल होते हैं, दैट्स ऑल, खत्म बात। इतना सही क्वेश्चन था बस, मोल इक्वल होंगे तो मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, वॉल्यूम भी इक्वल होगा, बस एटम वगैरह में थोड़ा चेंज होगा। तो 8 ग्राम O2, तो 8 ग्राम O2 के मोल निकाल लो ना बच्चे, कितना आ गया, 8/32। तो 8/32 कितना हो गया, 1/4। अब इनमें से देख लीजिए 1/4 मोल किसमें आंसर आ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखा अपन ने 7/CO के लिए अपन ने क्या करा, 7 मास गिवन है, CO 12 + 16 28। लीजिए पहला ही ऑप्शन मिल गया अपने को, आप तो बहुत लकी है। नहीं तो अपन इसको करते 14/28 1/2 आता, 14/44 करते 12/44, तो आप कहीं ना कहीं तो मिलता ही, लेकिन पहला ही ऑप्शन मिल जाता है, इसका मतलब तो बहुत लकी है, तो बहुत आसानी से हो गया। अब नए टॉपिक पे आते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चंस आ सकते थे वो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यही क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर स्टोइकोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कंसंट्रेशनल टर्म्स पे आएंगे, वो अपन सेकंड वीडियो में या थर्ड वीडियो में लेंगे अपने, जब अपन सॉल्यूशन के साथ बात कर रहे होंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, तब अपन उसको इंट्रोड्यूस करके स्टोइकोमेट्री को और अच्छा बना लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक रिडॉक्स का एक छोटा टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा, जिससे बैलेंसिंग और ये पढ़कर हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, फिर नॉर्मेलिटी वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, हर बच्चा जानता है ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई ना कोई क्वेश्चन छोटा सा आता है जरूर, और बहुत ईजी सा होता है। स्कूल में आपने सीखा हुआ है, एक्स मान के काम करते थे आप, तो जैसे कोई भी क्वेश्चन आता था उससे, तो मैं कुछ रूल्स बता दूं आपको। फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन है फर्स्ट ग्रुप में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, फ्रेंसियम तो आएगा नहीं। सेकंड ग्रुप की बात करें तो कौन हो जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऐसे आ जाएगा। तो फर्स्ट ग्रुप वालों का +1 होता है, सेकंड ग्रुप वालों का क्या होता है, +2। ये ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, क्योंकि इनकी ऑक्सीजन स्टेट एक ही होती है। फ्लोरीन कभी भी आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा, बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये F2 में ही बस अलग होता है, बाकी सब में क्या होगा, -1 होगा इसका। नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्योर एलिमेंट, प्योर एलिमेंट की बात करें तो कौन कौन होते हैं, जैसे प्योर एलिमेंट, जैसे O2 आया, S8 आया, P4, O3, तो इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर अगर कोई पूछेगा प्योर स्टेट में अकेले जब आए ये, तो इनका हमेशा कितना आंसर होगा, 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल कोई भी आएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया टोटल H2SO4 दिया हुआ है, तो इसमें 0 तो होगा, लेकिन किसका सम होगा,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंटू 4, इस तरह से काम करना होगा, राइट। तो ये नंबर ऑफ प्योर एलिमेंट्स आपको समझ में आ गया। नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन, तो आयन के ऊपर जो भी चार्ज होता है, जैसे किसी ने बोला कि सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो हमारा आंसर होगा कितना, -2, राइट। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सब में +1 लेना होता है, अपन ने देखा है। लेकिन एक अवेयरनेस रखनी है, क्या चीज, कि जब भी मेटेलिक हाइड्राइड आ जाए आपके पास, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 की बजाय कितना लेना है, -1। ऐसे एग्जाम्पल में दे ही देता हूं आपको। मेटेलिक हाइड्राइड का मतलब है कि जब हाइड्रोजन सोडियम के साथ आए, कैल्शियम के साथ आए, और दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो अक्सर पूछे जा सकते हैं, जो दो रिड्यूसिंग एजेंट आपने पढ़े होते हैं ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। इसमें बोरॉन का और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपसे पूछेगा तो ये न्यूट्रल है, टोटल तो अपन क्या लिख देंगे, 0। लिथियम का +1 लिखेंगे, लेकिन हाइड्रोजन का इनमें क्या लिखेंगे, -1। मेटेलिक हाइड्राइड का मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस मेटल्स ओनली, और कुछ नहीं होना चाहिए, एक भी नॉन मेटल नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेटल के साथ आते हैं। जैसे लिथियम और एल्यूमिनियम दोनों मेटल हैं, हाइड्रोजन के साथ आए हैं, ठीक है। यहां पर सोडियम और बोरॉन, बोरॉन थोड़ा मेटलॉइड कैरेक्टर है लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर मानकर ऐसा माना जाता है, तो वो हाइड्रोजन का हमेशा क्या लेंगे, -1, क्योंकि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन से कम होती है, तो हाइड्रोजन हमेशा इनके साथ -1 की फॉर्म में आएगा। एक और देख लीजिए, ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है, -2 लेंगे अपन जब भी पूछना होगा, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, पर ऑक्साइड में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में कितना होता है, -1/2 होता है। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल पढ़े थे हमने 10th 11th में OF2 में O का कितना होता है, एक अपन पढ़ते थे O2F2, उसमें कितना होता है, +1। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर हमने पढ़े हुए थे। तो ये इन ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे अब जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये एक और वे है, ऑल्टरनेट वे है। जैसे उससे तो अपन x मानकर कर लेंगे, लेकिन ये ज्यादा अच्छा वे है। ये ऑल्टरनेट वे है, ये बेस्ड है किस पे, कि मान लीजिए A और B में ये रिलेशन है, किस चीज में रिलेशन है बच्चों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में रिलेशन है। किस में रिलेशन है, सपोज हमने मान लिया, क्योंकि यहां पता नहीं है ना, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन आता तो हमें पता होता कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट A और B में तो पता नहीं, तो हमने माना कि A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B। तो अगर A से A का बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं अपन, तो इनमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0 इनमें भी क्या आएगा, 0 इसमें भी। क्यों, क्योंकि जब सेम एलिमेंट के बीच में कोई बॉन्ड बनता है तो उनमें कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, तो खुद के इलेक्ट्रॉन ही होते हैं बस। A और B, हमने किसको इलेक्ट्रोनेगेटिव माना है, A को, तो A पे क्या आ जाएगा, -1, B पे +1, यहां क्या आएगा, -2 और यहां +2, यहां पर -3 और यहां +3। ट्रिपल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 खुद के और 3 दूसरे के, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरे के 3 ले जाएगा तो उसमें माइनस आ जाएगा, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसमें +3 आ जाएगा। लास्ट, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब होता है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आता है, 0, सॉरी गलत लिखा मैंने। डेटिव बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, सभी बच्चे जानते हैं ना। अगर नहीं जानते हैं तो लुईस स्ट्रक्चर में आपको केमिकल बॉन्डिंग में समझाऊंगा, तो सबको स्ट्रक्चर वापस आ जाएंगे। अभी मानिए स्ट्रक्चर आप जानते हैं, ठीक है। तो A से A में, तो यहां पर क्या आएगा, +2 और यहां, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्लियर है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ना तो कम ना ज्यादा, तो देने वाले पे +2 आ गया, लेने वाले पे, यहां पर भी वही सेम, इस पे +2 और इस पे, बट यहां पे एक स्टार लगाना है, यहां पर चार्ज क्या आएगा, 0 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखिए आप, A B को इलेक्ट्रॉन दे रहा है व्हाइल A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये अजीब सा लग रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा जब केस आ जाए तो एक नोट लगा लेंगे अपन, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इफ donor atom is more electronegative then ignore the charge transfer। ये ध्यान रखना है, जब डोनर एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो चार्ज को ट्रांसफर
नहीं करेंगे, मतलब 0 0 आएगा। बस ये इतनी बातें अगर आप नोटिस कर लेते हैं तो अब मैं 7-8 एग्जाम्पल दे रहा हूं या उससे भी ज्यादा, जिसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सीखते हैं, और मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स ले रहा हूं जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं या आए हुए हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर पूछा है इसमें, Na2H2O3 Na2S4O6। तो एक तो देखिए प्रीवियस वे से बताता हूं मैं आपको, सोडियम प्लस कौन से ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का, तो +1 × 2, सल्फर का हमने x मान लिया तो 2x हो गया, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है 3 कर दिया, और न्यूट्रल है तो 0 हो गया, तो आंसर आ गया +2। और इसी तरह इसमें अगर आप इसी तरह का आंसर निकालेंगे तो प्लस का आंसर आ जाएगा 10/4, यानी कितना आएगा 2.5। Na का +1 माने, x मान ले और O का -2 लेकर, ये तो हर बच्चे को आता है इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। ठीक है, इसमें मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों पे ध्यान लगाएं जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि पुरानी चीजें, छोटी चीजें जो जानते होंगे उनको मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो ये आ गया x, लेकिन ये आंसर दिए हुए नहीं, आंसर 2-2 3-3 दिए हुए हैं, 2-2 दिए हुए हैं जैसे, इसका मतलब इंडिविजुअल ऑक्सीजन स्टेट उससे रिक्वायर्ड होती है। तो Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, तो इसका स्ट्रक्चर आना होगा, तो Na2H2O3 का स्ट्रक्चर ये होता है, एक और यहां क्या होता है S। अब देखिए जो मैंने अभी वे बताया था, जो बॉन्ड बना रहे थे अपन, ये कोवेलेंट बॉन्ड है सल्फर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा -1, इस पे क्या आएगा बच्चे +1, और इधर से भी क्या आ गया +1 और -1। अब सल्फर टू ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहां S पर क्या आएगा +2, इस पे क्या आएगा -2, और ये 7th नंबर था, A टू A में बॉन्ड बन रहा था, यहां भी +2 और क्या आएगा लेने वाले -2। तो यहां देखिए क्या है, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +6, और इस सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आई है, ये तो एक ही है -2। तो सेंट्रल सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और कॉर्नर वाले का है -2। जब दो ऑक्सीजन स्टेट पूछेगा इसका मतलब इंडिविजुअल ऑक्सीजन स्टेट्स रिक्वायर्ड है, तब ऐसा काम होगा। तो आप एक बात देखिए बच्चे, तो इसके अंदर अगर एवरेज निकालें तो मैं वापस से 6 में कितना -2 ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो आप देखिए वही वापस +2 आ जाता है। तो एवरेज ऑक्सीजन स्टेट अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसी तरह सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6, सोडियम टेट्राथायोनेट, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर में बात करेंगे ज्यादा डिटेल इनकी, अभी आप इनके स्ट्रक्चर्स देख लीजिए और ये याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें दो तरह के सल्फर हैं। इस सल्फर का क्या होगा, देखिए इधर से -1, इधर से +2, इधर से, लेकिन सल्फर सल्फर बॉन्ड है, तो इस सल्फर के सेंट्रल एटम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी +5। कैसे आइए बच्चों, इससे -1 ऊपर वाले से उधर +1 आ गया, उधर ऊपर -2 नीचे +2, तो 2 2 1 5 आ गई, इधर सल्फर सल्फर था 0 0 हो गया। लेकिन यहां पर इसकी भी क्या आएगी ऑक्सीजन स्टेट 5 ही आएगी, क्योंकि ये और सेम है। बीच वाले सल्फर किससे जुड़ रहे हैं, इधर भी सल्फर इधर भी सल्फर, तो सेम, मतलब फर्स्ट रूल, जब सेम एलिमेंट में बॉन्ड बनता है तो उनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या आती है 0 0। तो इन दो सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट 0 है और दो की कितनी है +5, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये पूछा है बेरियम हाइपोफॉस्फाइड, इसके अंदर आपको फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमें एक्स मान के करना होता है। बेरियम कौन से ग्रुप का है +2, सेकंड ग्रुप का है। हाइड्रोजन का क्या होगा, चलिए मैं नीचे कर लेता हूं, ए। बेरियम का कितना होता है बेटा +2, हाइड्रोजन का होता है +1। कितने हाइड्रोजन 2 × 2, होल ट्वाइस करा हुआ है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना बच्चे, 2 × 2 कितना हो गया 4। फास्फोरस का x मान लिया, x × 2, ये कितना हो गया 2x, और ऑक्सीजन का होता है -2 × 4, और टोटल में क्या 0 पुट कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी +1। तो इसमें फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो क्या है +1 है बच्चे, क्लियर। अब दूसरा देखिए क्रोमिल क्लोराइड, ये एक रेड कलर की वेपर होती है जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होता है लैब में, उसमें काम आती है। तो CrO2 Cl2, तो इसमें Cr का x मान लिया, O का कितना होता है ये यहां पे थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ है, Cl की नहीं निकालना है, Cr का निकालना था, x मान लिया, -2 × 2, और क्लोरीन का कितना होगा यहां पर -1 × 2 = 0। सो x की वैल्यू क्या आ गई +6। तो क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमियम की जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो क्या होगी बच्चे +6 होगी।
लास्ट एग्जांपल देखिए, ये बड़ा एक्सेप्शनल एग्जांपल है, अलग एग्जांपल है, मतलब थोड़ा ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो रॉन्ग होने के चांस ज्यादा रहते हैं। सोडियम एंड सोडियम अमलगम। तो सोडियम अमलगम पहले क्या होता है बताइए? सोडियम अमलगम, अमलगम वर्ड बताता हूं मैं। अमलगम का मतलब होता है किसी भी मेटल का मरकरी के साथ अलॉय। तो सोडियम का मिक्सचर है मरकरी के साथ, तो ये एक अलॉय हो गया। और जब अलॉय हो गया बच्चे, तो याद कर लीजिए इसका आंसर। वैसे तो बच्चे अपन सोडियम देखते ही बच्चा क्या आंसर देगा? +1 आंसर देगा, लेकिन यहां पर आंसर क्या होगा? 0। तो एक नोट लगा दीजिए, N alloy oxidation number of each metal। कोई भी मेटल होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा किसी भी अलॉय में? 0 होगा। ये बात आपको प्रॉपरली ध्यान रखनी है। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, सल्फर का H2SO5 और CrO5। ये एग्जांपल कंपटीशन के इतने फेवरेट एग्जांपल है कि ये हर 2-3 साल 4 साल में रिपीट होते हैं। CrO5 आपने बहुत बार देखा है, तो ये तो आप देख लीजिए। इसमें जब x मान के आंसर करते हैं तो इसमें आंसर आता है +8, और इसमें x मान कर आंसर करते हैं तो प्लस आंसर आता है 10। जबकि अपन जानते हैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेकर कहां तक होती है? +6 तक। और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक होती है? -2 से लेकर कहां तक? +6 तक। यानी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी किसके बराबर होती है? n की। लिमिट ये होती है वैसे n-8 से लेकर कहां तक? n तक। तो सल्फर के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो इसकी रेंज हो गई -2 से +6 तक। तो जब भी रेंज से बाहर आंसर आते हैं, आंसर तो आपको क्लियर है, तो इसका आंसर कितना हो गया? सल्फर का आंसर आप तुरंत लिख दीजिए 6। क्रोमियम का आंसर भी क्या लिख दीजिए? 6 +6। ये तो हो गया, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ही आंसर होती है किस केस में? जब बियॉन्ड रेंज आंसर आता है। लेकिन इसका ये तरीका नहीं है, ये कोई वे नहीं है। H2SO5 तो आपको इनके स्ट्रक्चर जानने होंगे। ये है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला ये होता था, तो यहां A को एक्स्ट्रा लगा देना है। ये है, इट इज कॉल्ड परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, कैरोज एसिड बोलते हैं इन्हें, ठीक है ना। तो ये ऐसे आएगा। तो सल्फर देखिए एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन के साथ -1 से +1 तो 2 आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से +2 आ गया, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी? 6, जो हमने ऑल्टरनेट वे सीखा था। और इसको तो याद ही कर लीजिए, ये तो बेटा बहुत बार आता है। CrO5, ये B, CrO5 का तो एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। ये तो आपको हर जगह पढ़ा होता है, आपने नहीं पढ़ रखा है तो इसको याद कर लीजिए मेरे कहने से। ये इसका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा ऐसे। तो क्रोमियम, इधर ऑक्सीजन, इधर चारों तरफ ऑक्सीजन है, तो -1 तो ऑक्सीजन पे +1 सब पे, क्रोमियम पे 4 तो इससे आ गया, 2 इससे आ गया, तो क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा इसमें? +6 होगा। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, CrO5, ठीक है। NH4NO3 और ब्लीचिंग पाउडर, इनके अंदर बात करनी है। तो अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट तो NO2 होता, इसको आप सेपरेट करिए। A, आयनिक कंपाउंड जब आता है तो उन्हें 2 पार्ट में बांट दीजिए, ये अमोनियम, ये नाइट्रेट। अब X मान के कर लीजिए, चाहे स्ट्रक्चर लिख के कर लीजिए। तो X +4 +1, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? -3। यहां पर क्या करेंगे? X -6 = -1, तो X की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? +5। तो अमोनियम नाइट्रेट में इस तरह से नाइट्रोजन एक -3 और दूसरा +5 है। एवरेज निकालते, दोनों को X लेते तो उस तरह से आ जाता। ब्लीचिंग पाउडर, अभी नाम नहीं आया, देखिए स्ट्रक्चर नाम आया, सॉरी फॉर्मूला नहीं आया है। तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का वैसे तो इस ब्लॉक में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फॉर्मूला ये होता है CaOCl2। एक्चुअली इसको और डिटेल में बात करिए। इससे आप जब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2 और क्लोरीन का X मान लीजिए, और =0 किया हमने, तो X = क्या आंसर आ गया? 0। तो ब्लीचिंग पाउडर में अगर एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तब तो क्या आंसर होएगा? 0। लेकिन ऑप्शंस ये दिए हुए हैं, मान लीजिए ये 4 ऑप्शन गिवन है कि क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट +1 एंड -2, -1 एंड +2,
+1 एंड -1 और -2 एंड +1 ऐसे दे रखा होगा, जीरो आंसर ही नहीं है। इसका मतलब वी हैव टू गिव इंडिविजुअल स्टेट ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन के इंडिविजुअल स्टेट के लिए उसका स्ट्रक्चर आना होगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसमें दो आयन होते हैं, एक तो OCl आयन होता है जिसका O का Cl से बॉन्ड होता है, एक Cl आयन होता है क्लोराइड आयन। क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड आयन होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस Ca का इससे बॉन्ड बना हुआ था, इस पे क्या आएगा -1, क्योंकि कैल्शियम से तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन से क्या है Cl लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Cl पे क्या आएगा +1। तो अपना आंसर होगा +1 एंड -1। इस तरह से प्रॉपर आंसर अपने को देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी दो बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। Fe3O4, ऐसे एग्जांपल जब भी आए तो हमें ये समझना होगा कि ये कौन से ऑक्साइड होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, और ये आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। Fe3O4 जो होता है वो एक्चुअली FeO और Fe2O3 का 1:1 में मिक्सचर होता है। तो इसमें FeO में Fe की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +2 है, और Fe2O3 में Fe की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, X मान के निकाल लो, तो +2 एंड +3 ये आंसर हो जाएगा। अगर ये कोबाल्ट का होता तब भी यही आंसर होता। सिमिलर क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा, SN3O4, और एक बार जब RPMT हुआ करता था या रीजनल एग्जाम हुआ करते तब ये बहुत आता था, Pb3O4। Pb3O4 का एक कॉमन नेम होता है, याद कर लेना बच्चे, रेड लेड। तो ये जब होंगे तो इनमें क्या होगा, +2 एंड +4 होगा, क्योंकि ये इस तरह के होते हैं, एक PbO2 होता है और दो PbO होते हैं, तो यहां +2 और ये क्या है +4। तो SN और लेड के अगर मिक्स ऑक्साइड आते हैं तब तो आंसर होगा +2 +4, और आयरन के जब आते हैं तो क्या होगा +2 +3। इस तरह का फ्रैक्शन में आ गया। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड देखिए, तो हम क्या करेंगे, x इंटू क्या करेंगे 0.94, सिंपल वे है, इक्वल्स टू 0। सो x क्या हो गया 2/94, 0.94 है ना, तो आंसर आएगा 200/94। तो इस तरह से किसी का भी ऑक्सीजन स्टेट हम निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ये 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर भी दो एग्जांपल मैंने ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए लिए हैं आपके लिए। ये एग्जांपल होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, एक लैब रिएजेंट है, इसमें आपको आयरन का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। तो सोडियम की कितनी होती है, ये इतना अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें एक अलग बात पढ़नी पड़ेगी। सोडियम का होता है +1, आयरन का क्या मान लिया हमने x, साइनाइड का क्या होता है -1 × 5 प्लस, अब देखिए NO दो लिगेंड होते हैं, एक तो न्यूट्रल और एक होता है NO+। तो यहां तो ऑक्सीजन स्टेट 0 लिखनी होती है, और इसमें क्या लिखनी होती है, नेमिंग में भी फर्क पड़ेगा इसे, एक में नाइट्रोसिल बोलेंगे, एक में नाइट्रोसोनियम बोलेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक नोटिस कराना चाह रहा हूं कि एग्जामिनेशन में ये जो एग्जाम फ्रेंडली क्वेश्चन है बहुत, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और एक वहां बताऊंगा मैं ब्राउन रिंग, उन दोनों में याद करके रखिए आप कि NO के ऊपर चार्ज नहीं है तो भी इसको +1 लेंगे, और अपना जो x का आंसर जो आएगा वो +2 आएगा, ना कि +3। अगर 0 लेते तो +3 आ जाता। तो याद क्या करना है कि इन द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयरन NO इज ऑलवेज एज NO+। ये नहीं दिया गया हो तो नोट लगा लीजिए, मैं बाद में बताऊंगा। चार्ज ट्रांसफर होता है इसमें, Fe+2 अपना चार्ज +1 को दे देता है, NO को प्लस कर देता है। समझ में आया? तो इस तरह से चार्ज ट्रांसफर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत डिटेल में आपकी एक बार सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ आप ध्यान कर लीजिए, आयरन के साथ जब भी कॉम्प्लेक्स मतलब स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड होते हैं उनमें जब आएगा तो NO को अपन हमेशा क्या लेंगे, NO+ लेंगे, राइट? तो अब अपना सही आएगा। इसमें कोबाल्ट का निकालना है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। X लिया, अमोनिया क्या होता है 0, तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करो 0, Cl को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। फिर एक बाहर भी Cl है, उसका भी -1 लेंगे। लिगेंड हो चाहे आयन हो, -1 लेते हैं। तो कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट इसमें कितना आ गया, +3। तो ये सब कॉम्प्लेक्सेस के नेमिंग से पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक लॉजिकल क्वेश्चन और आ रहा है जो ऑक्सीडेशन नंबर में हम देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A, B एंड C आर -2, +5 एंड +2। ऐसे ऑक्सीजन स्टेट दी हुई है। ये कॉम्पिटिशन फ्रेंडली क्वेश्चंस होते हैं, स्कूल में इस तरह के क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हैं। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड में भी आप देखिए A, B, C की ऑक्सीजन स्टेट दे रखी है, फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ऐसा तो कोई अपन जानते नहीं कि इससे कोई फॉर्मूला रटना पड़े अपने को। तो ये एक हिंट है, ये सारे न्यूट्रल फॉर्मूलाज हैं,
इनका एक हिंट क्या है कि जो सम आएगा इनके ऑक्सीडेशन स्टेट का वो कितना आना चाहिए, 0। तो आप इनमें रैंडमली पुट करके देखेंगे कि किसके अंदर 0 आता है। तो आप देखिए ए इसमें तो आ नहीं सकता है कि -2 है, बी ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं आ सकता है। 6 वालों में आ सकता है क्योंकि 6 में क्या होगा -12 और ये क्या हो गया प्लस का 10 और ये 4 नहीं ज्यादा हो जाएगा। यहां देखो इसमें आ जाएगा ये -2 इंटू कितना हो गया 6 -12, बी का +5 इंटू 2 कितना हो गया 10, सी का कितना है +2 तो +2, तो ये अपने आप ही 0 आ गया ना बच्चे, तो इसको टिक कर दीजिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जिसके बेस पे हमने बहुत इजीली ये सब बताया आपको। तो ये अपना टॉपिक था मोल कॉन्सेप्ट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस की, रिडक्टेंट की, ऑक्सीडेंट की और उन्हें बैलेंसिंग की और इक्विवेलेंट मास की। तो हम बहुत अच्छे से उनके बारे में सीखेंगे, देन हम कंसंट्रेशनल टर्म्स पे जाएंगे और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। हमने आज डे 1 का फर्स्ट लेक्चर आपने देखा है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं और जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं उसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपके एक छोटे से टेस्ट के लिए आपका काम कर रहा हूं मैं। तो आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चंस आपसे बनते हैं तो इसका मतलब आप हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। तो आप प्लीज इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, प्रॉपरली देख लीजिए क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने और बाकी तो आपके पास वर्कबुक वगैरह है, सब उनसे करेंगे, लेकिन ये जो हमने आज पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप प्रॉपरली इनको चेक कर लीजिए कि आपको ये आते हैं कि नहीं आते हैं, और बस अभी साथ में ही सॉल्व करके ही सोना है आज अपने को, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिए आप।